ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ जी। हाँ। हाँ अब जी। अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैं बताता हूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से कौन सी ज्यादा जरूरी चीज है। पहले नंबर पे जो आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। 50% क्वेश्चन इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है ना, उसकी शेप क्या हो सकती है, उसकी क्या बोलते हैं जियोमेट्री क्या हो सकती है। ठीक है, अगर आइसो स्ट्रक्चरल है इसका मतलब उनकी हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, है ना। दूसरे नंबर पे आती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमें ये बताती है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे। ठीक है, दो चीजें। आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी इस बारी? अरे भूल गया मैं, तभी मैं सोच रहा हूँ कि अब दिख रहा है। हाँ जी। तो MOT में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, स्टेबल मॉलिक्यूल है या नहीं। वो स्क्वायर और वन है। हाँ वो बिल्कुल वही वाला, मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, मॉलिक्यूल बन भी सकता है कि नहीं, मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस हमें पता चलती है। जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब उन दोनों एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, और बॉन्ड ही नहीं है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम He2, ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बॉन्ड ऑर्डर 0 मिले, ये बॉन्ड ही नहीं बना रहे एक दूसरे का, है ना। उसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमें इससे पता चलता है ना। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। ठीक, वो हम पढ़ेंगे कि दोनों चीजें क्या होती है और कैसे पता चलता है। इसके अलावा हमें इसी MOT से जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड इंथैल्पी, ये सारी चीजें पता चलती कि अगर किसी की लेंथ कम है तो बहुत स्ट्रांगली अटैच है एक दूसरे का, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, है ना। तो अगर ये दो टॉपिक भी कर ले हम तो 80% इस चैप्टर का हो जाएगा। बाकी सब तो बकवास ही है, बॉन्ड लेंथ वो सब कुछ, वो सिर्फ अपना डेफिनेशंस वगैरह। आज तक लुईस कोस्टल थ्योरी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया नीट में। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे टेस्ट में नहीं आएगा, उसमें तो पक्का आएगा। पता है क्यों, एक चैप्टर का टेस्ट है, 45 क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है ऐसे केस में वो उनको ज्यादा ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो उससे भी बनाएंगे, लेकिन उसके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो समझ में ना आए। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी है। और इस वेस्पर थ्योरी में स्टेबिलिटी की बात करता है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। और बस कुल मिला के 3 ही पॉइंट है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा तो वो सबसे कम स्टेबल, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। ये क्रक्स है इसका। वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए, बस क्रक्स इतना ही है कि रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके अलावा वेस्पर थ्योरी इतना सा है, मतलब अगर इसी में से 3 क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं। उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं डायपोल मोमेंट से, कि किसकी डायपोल मोमेंट 0 होगी किसकी नहीं होगी। डायपोल मोमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो ऑप्शन में भी आते हैं। ठीक है, एक जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना छोटा है कि मैं यहीं पे खत्म करवा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। एलिमेंट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओनली देन हाइड्रोजन विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, एग्जांपल,
fluorine, oxygen, nitrogen. These are highly electronegative atom or element. So hydrogen can form bond with this because of high attraction. This is known as hydrogen bond. ठीक है, एग्जाम्पल, अब मान लो यहाँ पे है HF, यहाँ पे है HF, इनका आपस में बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल का एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं और अलग अलग में भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से एलिमेंट में होती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन फोन में होती है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब ये सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकती है और अलग अलग मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं। उसके बेस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की है, एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल में, और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट। इंटर का मतलब ही डिफरेंट होता है और इंट्रा का मतलब सेम होता है। कैसे? मान लो तुमने ये सर ये कंपाउंड लिया, FON ये क्या है? फोन समझ नहीं। है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अच्छा ठीक है। ये तीन एलिमेंट हैं जिनकी बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब जैसे ये बेंजीन रिंग है, OH लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब हमने बोला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ। अब इसमें जो ये बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर है, किसी बाहर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर। तो ये होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, विद इन बाउंड्री। इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच में, डिफरेंट। जैसे अगर तुमने देखा कि ये एक HF है, ये दूसरा HF है, अब इनका तो अपना अपना मॉलिक्यूल कंप्लीट है, ये अपना एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ये अपना एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, लेकिन अब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खत्म, बस इतना ही था। लास्ट टॉपिक दिया एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, जब मैं क्वेश्चन देख रहा था ना, सीधा डेटा एनसीईआरटी का दिया है। अब वो डेटा याद नहीं करना, लेकिन कंपैरिजन पता होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आज की क्लास में। क्या तुम दोनों मानते हो कि ये इंपॉर्टेंट है? और हमें भी लगता है। हाँ जी सर। और अगर नहीं, मतलब डाउट है, तो ये देख लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास नीट के PYQ है, हम इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसी के हिसाब से करेंगे काम। पहला, ये ऑर्डर पूछ रहा है कि डाइपोल मूवमेंट का क्या है, एक लोन पेयर का, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड इंथैल्पी का। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है, ये एनसीईआरटी में डिट्टो इसी वर्जन में दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो कई बार तुम कंफ्यूज हो सकते हो, एनसीईआरटी का डेटा इसमें एकदम काम आएगा। और बॉन्ड इंथैल्पी, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये काफी लिंक होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया हाइब्रिडाइजेशन कि चार कंपाउंड दिए हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और उनकी शेप बतानी है। ये है शेप और ये है हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें ये तो करना ही है, और ये तो बहुत ज्यादा आएगा। एक क्वेश्चन आ गया, चार अलग अलग, काफी सारी चीजें रिवाइज होगी। उसके बाद एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है और वो हाईली स्टेबल होगा। ये नहीं होता, लेकिन हम इसको MOT में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना तो वो स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो अलग अलग है, बॉन्ड है ही नहीं उनके बीच में, तो स्टेबल कैसे हो जाए? और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, ये भी एमओटी बताएगी हमें। तो एमओटी का क्वेश्चन है ना। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे डायपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट का दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों ओजोन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ओजोन के, और CO3 नेगेटिव के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तीनों दोनों ही एनसीईआरटी में डिट्टो दिए हुए हैं। तो डायपोल मोमेंट के फिर से क्वेश्चन आ गए, ये सेकंड टाइम आया, ये थर्ड टाइम डायपोल मोमेंट आया। ये रेजोनेंस के बारे में जो तुम बता रहे थे ना, जिस रेजोनेंस टाइप का, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट फोर्थ टाइम आया डायपोल। यस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाइब्रिडाइजेशन बोला था कि ये तो आएगा ही आएगा। फिर से बॉन्ड की लेंथ, यहाँ बॉन्ड एंगल, और यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, ये सारे एक ही साथ स्टडी किए जाते हैं। इनका यूज हर जगह पे होता है, और लेकिन है बहुत छोटी छोटी चीज, एक साथ में इनको बता देंगे। ठीक है, अभी बता देता हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। देखो, बॉन्ड लेंथ जो नाम से सजेस्ट कर रहा है कि दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके बीच में बॉन्ड की लेंथ कितनी है। बॉन्ड ऑर्डर ये होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है एक, अगर O2 लिखोगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है। अगर N2 लिखोगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, क्योंकि 3 बॉन्ड है। कोई डाउट? तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं दो एटम के बीच। ठीक है, अब जैसे ही तुम बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करोगे तो वो बहुत क्लोज आएंगे। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के उल्टा होते हैं। राजीव, कोई डाउट? नहीं सर। हमेशा क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। एक होती है बॉन्ड इंथैल्पी, नाम से पता चल रहा है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए बॉन्ड को तोड़ने की। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो ये बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? अगर तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए नाइट्रोजन हवा में बहुत अच्छे से स्टेबल है। फिर वो बॉन्ड लेंथ पूछ। क्या पूछ रहे थे तजीब? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ क्या? मतलब बता दो। हाँ, बॉन्ड लेंथ का मतलब दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी लेंथ क्या है। हमें कभी भी कैलकुलेशन करके नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है। हमें कंपैरिजन करके पूछा जाएगा कि मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पास पास में आ गए। अब जितने पास आएंगे उनकी लेंथ उतनी कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड एंथैल्पी। यस। ओके बताओ सर। तजीब, कोई डाउट? नहीं सर ठीक है। बॉन्ड एंगल का मतलब है कि दो जो बॉन्ड बने हुए हैं बॉन्ड लेंथ, उनके बीच में एंगल कितना है ना। अब ये एंगल वेरी करता है, जैसे ये इनसे अलग चीज है। अब मान लो तुम CH4 मैथेन का डायग्राम बना रहे हो, ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है ये, तो 4 बॉन्ड ऐसे बने हुए, इनके बीच में एक स्टैंडर्ड एंगल होता है, वो होता है 109 104 भी होता है। वाटर के केस, है ना। तो ये इसकी बॉन्ड एंगल है, दो बॉन्ड लेंथ के बीच में कितना एंगल है। ये सबका कॉमन ही होगा 109.28 ठीक है। अब सोचो, आगे हम बात करेंगे कि अगर नाइट्रोजन तुम लोगे और यहाँ पे हाइड्रोजन लोगे, और तुमने यहाँ पे एक लोन पेयर बना दिया, तो लोन पेयर रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से क्या होगा
ये इनको दूर भगा देगा और इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन कि बताओ इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा है, मैथमेटिक्स। क्यों? लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कोई भी शेप होगी, उस टेट्राहेड्रल में एंगल इतना ही होगा हमेशा, यूजुअली। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ गया, वो ज्यादा रिपेल करेगा और ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बन जाएगी। 3 बॉन्ड बने हुए हैं, है ना, और एक लोन पेयर बना, ट्राइगोनल पिरामिड। विदाउट तहजीब, नहीं बॉन्ड सर। एंगल के बारे में हम और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, सर अगर मैं इस बॉन्ड डायग्राम, बताना एक बारी। क्या? बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ज्यादा बॉन्ड होंगे तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं, क्या बोलते हैं, अगर मैं लेता हूँ, हाँ, अगर मैं लेता हूँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड तोड़ने हैं तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पे तो एक ही बॉन्ड तोड़ना है। तो मैं बोलूंगा कि बॉन्ड इंथैल्पी N2 की बहुत ज्यादा होगी H2 से। बताओ, कोई डाउट? नहीं सर ठीक है। अब जैसे ये डायग्राम है, हमें ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि बताओ इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, तो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि जो ये वाले क्लोरीन है, ये ऐसे बने हुए हैं, 1 2 और 3, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला 109। ये वाला नहीं, 109 कैसे, तो टोटल सर्कल का कितना होता है, 360, और ये 3 पार्ट में डिवाइड है ना, तो क्या होगा, 120 120 120, ऐसे बॉन्ड एंगल भी हमें मोटा मोटा पता चल जाता है। ठीक है, अब मान लो हमें कोई बता दे कि CO2 मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होगा, 180। एग्जैक्टली। अगर हमें कोई दे दे BeCl2, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, फिर से 180। तो बस तुम्हें ये शेप पता होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल तुम निकाल दो, ये कितना डिवाइड हो रहा है, समझ? कोई डाउट? आगे, अब ये देखो, यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी तो तुमसे पूछी गई है। अब तुम्हें लगेगा कि सर ऐसे नंबर कैसे याद करेंगे हम। नंबर याद नहीं करना, तुम दोनों मुझे ये बताओ कि N2 O2 और H2 में से सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसकी हो, बॉन्ड एंथैल्पी N2। बॉन्ड तोड़ने की। H2 भी होएगी। N2, N2। 3 बॉन्ड तोड़ने हैं ना, तो बहुत एनर्जी चाहिए, अच्छा, सबसे ज्यादा बड़ा है। और H2 की कम होगी, मानते हो? अब इसमें तुम देख लो, N2 की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो भी नंबर दिया होगा वो कर दो। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसका है, O2 का होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड है। सेकंड हाईएस्ट नंबर किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अगर तुम इसको भी कंपेयर करोगे तो B का 3 आएगा और D का 2 आएगा, B का 3 D का 2। देखो D में ऑप्शन है कि नहीं, एक ही ऑप्शन है जो ऐसा दे रहा है, B में 3 D में 2। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, दिखा देता हूँ तुम्हें इसमें से। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, ये डेटा एकदम डिट्टो दिया हुआ है NCERT में, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, और उससे ये और भी आसान हो जाएगा। हमें वो एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना, लेकिन हमें उससे ये आइडिया लगाना है कि ये कैसे काम करेगा। हाँ, अब इसने दिए हुए कि बॉन्ड पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, है ना। बॉन्ड में होता है एक बॉन्ड लेंथ, कि 2 एटम के बीच में कितना,
अब वो मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, तो सब में लेंथ अलग अलग। कोई डाउट दोनों को? उसके बाद बोला कि बॉन्ड एंगल, एंगल शेप को भी बताता है और दो बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है। तीसरा है बॉन्ड इंथैल्पी, कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यस सर। तो वो बॉन्ड इंथैल्पी होगी। अब तुम सोचो यहाँ पे हाइड्रोजन की इंथैल्पी कितनी है, हाइड्रोजन की इसमें ये नंबर कितना है, 435 हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए 435। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन के लिए कितना है, 498 नाइट्रोजन के लिए कितना है, 946 और HCl के लिए कितना है। 431 और अब इस क्वेश्चन को देखो, चला गया क्या, नहीं बच गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, HCl के लिए कितना है, 431 था ना, नाइट्रोजन के लिए कितना था ये, हाइड्रोजन के लिए कितना था, 435 पहला ही था। बताओ क्या डिट्टो एनसीईआरटी का डेटा नहीं उठाया है? और ये 2024 का है, बहुत पुराना नहीं है कि तुम कहीं सोच रहे हो कि अच्छा हम 10 साल पुराने क्वेश्चन। क्या बताओ, तुमने एनसीईआरटी अब तक पढ़ी थी केमिस्ट्री में? नहीं। नहीं सर। क्या तुम डेटा को मतलब एनालाइज करते हो? अब मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको नंबर को याद करो, लेकिन कंपैरिजन करो आप दोबारा से। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, उसको तो तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, दूसरे नंबर पे तुम्हें चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। अब तुम कंपेयर कर रहे हो H2 और HCl में, कि कैसे पता करें, दोनों में तो एक ही बॉन्ड है। अब तुम इसमें समझोगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, अब कोवलेंट बॉन्ड में नॉर्मली ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि शेयरिंग से बना है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। HCl में ट्रांसफर से बना है, तो तोड़ना थोड़ा सा आसान। समझे? बस हमें नंबर याद ही नहीं करना, लेकिन सोचो एकदम डिट्टो ये पूछा है। एक जगह पे बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ पूछी गई थी और ये सारा डेटा दिया गया था। अभी मैं दिखाऊंगा इसमें से। अब जैसे यहाँ पे है, ये लास्ट ईयर का भी तुमने थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा कि एक अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, एक C5C3H5 इत का मतलब होता है दो कार्बन, C2H5। और एन का मतलब होता है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन। ठीक है, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। इसका मतलब दो कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तहजीब, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 2 4 होती है। कैसे पता चला? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब लेविस के हिसाब से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, लेविस कौशल थ्योरी के हिसाब से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, लेकिन दोनों ही केस में वैलेंसी तो 4 ही होगी ना। जैसा मतलब ये कितने वोट बना सकता है कार्बन, 4। तो एक तो बना लिया, तो और बच्चे बचे हुए कितने बनाएगा, 3 और बनाएगा। तो यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब मुझे बताओ इस केस में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में? एक एग्जैक्टली। अब देखो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग करते हैं, सीधा डायरेक्ट ओवरलैपिंग है, पैरेलल। डायरेक्ट नहीं, पैरेलल तो वो होते हैं साइड वाइज पाई बॉन्ड। अब देखो हॉरिजॉन्टली होते हैं ना। इथेन के अंदर क्या एक सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, तो ए का तो 3 ही होगा। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा था इसने, कि बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, इथीन में क्या होगा तहजीब? इथीन का मतलब होता है जब तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। थीन का मतलब, और
अच्छा, ईथ का तो मतलब 2 ही कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन। और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच। लास्ट ईयर पढ़ा था ना, थोड़ा सा तो याद होगा। सर ये एल्कीन पाई एल्कीन अर्किन। सिग्मा और पाई बॉन्ड दोबारा। हाँ बिल्कुल। अगर कभी भी एक ही बॉन्ड एक मिनट दो मिनट, पानी पीने से पहले ठीक था। तो अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हमेशा वो सिग्मा ही होगा, ठीक। अगर 2 बॉन्ड प्रेजेंट है नॉर्मल सिचुएशन में तो एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये अल्कीन लूं तो अल्कीन के केस में यहाँ पे एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा के बिना पाई बन नहीं सकता। पहला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन दूसरा बॉन्ड वीक होगा, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे कार्बन का मैंने ये ऑर्बिटल लिया, दूसरे कार्बन का भी ये ऑर्बिटल लिया, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हाँ, और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है। अगर इसमें दूसरा बॉन्ड की बात करूं तो दूसरा बॉन्ड के लोन पेयर मान लो ऐसे हैं, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा, इनके ऑर्बिटल के इंट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, क्यों, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखो बॉन्ड। अब तुम सोचो, 2 हाथ लो अपने, और नोकिया के एक जमाने में आता था ना फोन, ऐसे दोनों हाथ मिलते थे, वो सिग्मा वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन हाथ को तुम साइड में रखो, ठीक है, हाथ को तुम साइड में रखो, तो साइड में तो वो ओवरलैप नहीं कर रहे, कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, तो वो पाई बॉन्ड है जो बहुत वीक। समझ तहजीब, समझ में आया। हाँ जी सर, एक बार एग्जांपल देना कोई इन दोनों की। हाँ, तो अगर मैं देखूं कार्बन कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन का जब बॉन्ड बनता है ना तो एक सिग्मा तो बनेगा, उसके अलावा और सारे पाई, मैक्सिमम 3 ही बनते, 4 नहीं बनते। ओके सर, और 2 सिग्मा कब बनेंगे? एक 2 से ज्यादा जब बन सकते हैं कि कार्बन की चेन लो तुमने, 1 2 3 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 2। कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं लेकिन 3 कार्बन के बीच में। ओके ओके, तो फिर इसमें 2 सिग्मा है। हाँ, इसमें 2 सिग्मा है, ठीक है सर। ठीक है। और पाई कितने बनेंगे? पाई तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इवन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है ना, ये भी सिग्मा ही बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, विदाउट। ओ सर। अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये समझ आ गया होगा कि इथेन में, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। इथीन में क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सिग्मा कितने होंगे, सिग्मा होएगा एक, और पाई। पाई 2। सिग्मा भी एक और पाई भी एक। अच्छा। यहाँ पे हमने देखा है ना
इसमें ये वाला सिग्मा है और ये वाला पाई है। हाँ जी। तो इथीन के अंदर क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई, तो इसका आंसर होगा 4th। मतलब जो सिंगल बॉन्ड बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। हाँ, सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। जो ओके। इथाइन की मैं बात करूं, इथाइन की जब हम बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। 2 कार्बन है, इत का मतलब 2 कार्बन, और वाइन, YNE, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में ये वाला तो सिग्मा होगा, और जो 2 पाई बचे हुए ऊपर वाले हैं वो पाई होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 सिग्मा 2 पाई, तो इसका आंसर होगा 1। जो C2 वाला है, ये एक स्पेशल केस है, और इस स्पेशल केस को हम MOT के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। कैसा कैसे, क्योंकि जब MOT हम पढ़ते हैं ना तो सिग्मा और पाई दोनों की बात करते हैं। कि देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी 2s, यस सर। है ना। फिर अगर छोटा मॉलिक्यूल है जैसे कार्बन में, तो 2p, क्या बोलते हैं, पाई PX एंड पाई PY एंड सिग्मा PZ, पढ़े ना। तो वो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा का मतलब है सिग्मा बॉन्ड है, और पाई का मतलब पाई बॉन्ड है। मतलब सिंगल बॉन्ड कह लो सिग्मा, जैसे आपने कहा। हाँ, समझे? तो ये MOT के थ्रू पढ़ेंगे। C2 का बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट MOT के थ्रू, ठीक है। और उसके हमें समझ में आ जाएगा जब उसके कार्बन हम ऐड करेंगे तो कैसे होता है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को। अब अगर मुझे ये समझ में आ गया तो 1 का 3, 2 का 4, D का 1, इससे भी तो मेरा आंसर निकल रहा है। कोई डाउट? एक तहजीब, नहीं सर। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, तो ये तुम कर सकते हो। पूछा गया है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने अभी किया है। इंट्रा मतलब सेम ही मॉलिक्यूल के, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा। क्या सर, रिपीट करना। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? डी ऑप्शन। इंट्रा, डी ऑप्शन दिख नहीं रही मुझे। ये अब से एक ही यही है। एक मिनट दो, दोनों आंसर बताओ। सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, अब हमने जब इंट्रा पढ़ा था तो मैंने यही एग्जांपल दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे पता चला। यहाँ पे सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे। यहाँ पे ये बहुत दूर दूर है, तो ऐसे घूम के आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। कैसे? तुम एक और मॉलिक्यूल लो यहाँ पे, OH, बेंजीन रिंग, सेम ही मॉलिक्यूल है ना, कोई और नहीं ले सकते। देखो, इनके बीच में तो हो सकती है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये भी बहुत दूर दूर है, इसमें भी इंटर हो सकती है। और एच एफ तो मैंने डायग्राम में भी बताया था। ये HF, ये HF, ये HF, कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है?
बताओ कोई डाउट? तो इसके थ्रू क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस एनसीईआरटी को पीछे जाऊं तो लास्ट टॉपिक यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्यों? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया? आयनिक या कोवलेंट? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, आयनिक बहुत कम बनाता है। कोवलेंट नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी शेयरिंग के साथ बनता है ना। हाँ। तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये कोवलेंट से स्ट्रॉन्ग है या वीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन को thicker than the covalent. वीकर है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है वो कोवलेंट है, यहाँ पे भी सेम है, ये कोवलेंट है। इनका तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तभी तो ये बॉन्ड दिख भी रहा है हमें, यहाँ पे भी ये दिख रहा है। लेकिन जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये है, तो ये वीक बॉन्ड है, तभी तो डॉटेड लाइन में दिखा है। बॉन्ड तो बना है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कोवलेंट। मतलब इंट्रा इंटर ज्यादा कोवलेंट है, इंट्रा तो नहीं नहीं नहीं, जब दो मॉलिक्यूल, दो एटम एक दूसरे के साथ अटैच है, तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? सिंपली डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद अगर हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन तीनों में से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कोवेलेंट। मतलब सर जो क्वेश्चन था उसका आंसर ए और डी दोनों है, बट हम ए लिखेंगे आंसर क्योंकि वो ज्यादा वैलिड है। नहीं, ए ही है, क्योंकि HF इनमें तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, तो ये तो इंटर है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हो रही ये है। तो इंटर है। ओके। इंटर में कुछ है उसमें उसने इंट्रा में कुछ नहीं, डिफरेंट है। हाँ, अलग अलग मॉलिक्यूल में। यस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका काम कर रही है? ब्रिज का काम कर रही है दो एटम के। मैं एक एग्जांपल तो दे सकता हूँ, लेकिन एग्जांपल गलत चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर भी दे दूंगा अगर तुम कंफर्टेबल हो तहजीब। हाँ जी सर, ओके। ओके, तो अब मान लो अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो समझो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है शादी जितना? नो सर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल। मेटल अफेयर। और क्या बोलते हैं, कोवेलेंट क्या है? मैरिज। मैरिज का बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता मैरिज है ना, और एक्स्ट्रा मैरिटल हमेशा वीक होता है, कभी भी टूट सकता है, इसलिए नहीं होना चाहिए, है ना। वही बात फिर बता रखे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो फोन के साथ। क्या कारण है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा। जैसे फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो हाइड्रोजन से भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो कितनी अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये डिपेंड करेगी उनकी स्टेट क्या है। सॉलिड में थोड़ी ज्यादा होगी, गैस में कम होगी। मेक सेंस? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास में, अगर वो पास पास में होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस बात को अफेक्ट करती है? स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि वो पास पास में है, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। कितने टाइप की होती है? दो, इंटर, इंट्रा। इंटर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे HF में, ये इंटर अल्कोहल सेम में में। होएगा ना ये तो। हाँ, नहीं नहीं, इंटर डिफरेंट के बीच में, अच्छा। वाटर के बीच में। कैसे? अब तुम वाटर लो, तुम देखोगे कि वाटर लिक्विड की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो उसको स्टेबल बना रहा है। जैसे यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, मैं इसको, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ले लूंगा। अब ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वाला। इसकी वजह से क्या होगा, ये सारे बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे और वो लिक्विड बना देंगे।
लेकिन अगर तुम इसको बॉयल कर दोगे पानी को, तो पानी की मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है जब तुम उसको हीट करते हो। तो एक कोई डाउट? तहजीब कोई डाउट? नहीं सर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के अंदर। इंट्रा का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल। हाँ, इंटर का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। इंटरनेशनल, इंटरसिटी, डिफरेंट सिटी के बीच में, कहते हैं ना इंटरसिटी बस है, इंटरसिटी ट्रेन है, तो दो सिटी के बीच में है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यही एग्जांपल दिया था मैंने, क्या बोला था? नीट मोस्टली एनसीईआरटी के सीधा डेटा पूछता है, तो यही दिया हुआ था उसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया है। क्यों? इस पूरे को बोलते हैं फिनॉल, बेंजीन के साथ ओएच लग जाए तो फिनॉल बोलते हैं, और ये है नाइट्रो ग्रुप। तो तो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो का मतलब होता है कि इसके कंपैरिजन में ये सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ। ठीक है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो तुम्हारी स्टार्ट नहीं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें, और टॉपिक खत्म हो गया। बताओ, अब मुझे लगता है कि अगर 45 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, एक चैप्टर आ रहा है या दो चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे? एक एक ही ही आ आ रहा रहा है, तो इसका मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का मानो कि यहाँ से आएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। इससे पहले कौन सा टॉपिक था? MOT। मुझे लगता है अगर एक आ रहा है तो इसमें से 7-8 क्वेश्चन तो जरूर आए, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7-8 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। अब MOT की कहानी अगर तुम पढ़ोगे तो समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसकी समरी पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगी। ठीक है, कैसे बता देते हैं। जैसे इसे मैं लिख देता हूँ, क्यों ही अलग PDF बना लें। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तुम बात कर रहे हो, MOT, तो कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हें दिया होगा, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, तो ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल। अब जब कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसके ऑर्बिटल भी होते हैं, हमने एटम में देखे थे, है ना? तो क्या था एटम में? पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जिसमें शेल का पता चल रहा था। दूसरे नंबर पे क्या था? एक एजीमुथल। एज्यूमिथल, एज्यूमिथल में क्या पता चल रहा था? सब शेल। शेप पता चल रही थी, और सब शेल पता चल रही थी। तीसरे में क्या पता चल रहा था? तीसरे का नाम क्या था? मैग्नेटिक। तो क्या पता मैग्नेटिक। चल रहा था तहजीब? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के बारे में पता चल रहा था। तो हर एटम में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, तो जब मॉलिक्यूल लेंगे उसमें एटम भी होंगे और ऑर्बिटल भी होंगे, तो ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी, कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, समझिए? तो जब हम ये निकालते हैं, इनको भरने के लिए मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो एक तरीका है, अगर इलेक्ट्रॉन 16 है किसी भी मॉलिक्यूल में, पहले तो ये बता देता हूँ कि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बस वही उसके इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एक। तो एक हाइड्रोजन में एक एटम है, तो 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ही ऑर्बिटल होंगे, है ना? ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 O2 में कितने होंगे? N2 16। है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है तहजीब? 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। फ्लोरीन मैंने दिया, तो एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो 2 फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? समझिए, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मुझे इसको थोड़ा सा और आसान बनाना हो ना, तो आसान बनाने के 2 तरीके हैं, जिससे काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन में, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, और वो है 3। तो
तुमने देखा होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता यूजुअली, जो नॉर्मल केस की बात करें, जो तुम्हारे सिलेबस। कोई डाउट? अब अगर तुम ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं? 2। कैसे? O2 के बीच में ऐसा, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। फर्स्ट शेल में 2 होते हैं ना उसके। हाँ, अगर मैं F2 लूंगा तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, हम अभी पढ़ चुके हैं। और फ्लोरीन में कितने बॉन्ड होते हैं? 1। ऑक्टेट रूल बताओ, कोई डाउट? तहजीब, कोई डाउट? सर जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन? ये हम देख चुके हैं ना कि नाइट्रोजन लेविस कोसल थ्योरी के हिसाब से ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन और कहीं से शेयर कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो स्टेबल बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 और शेयर कर ले तो 8 बन जाएंगे। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और गेन कर ले तो, या शेयर कर ले बैलेंस तो 8 बन। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वैसा बॉन्ड बनेगा। उसके हिसाब से बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब अच्छी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि नाइट्रोजन ही, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो, उन सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होगा। ठीक है, तो ये 3 क्या दिखा रहा है? ये बॉन्ड ऑर्डर दिखा रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कितने नंबर हो। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। कार्बन में कितने होते हैं? 6। अगर तुम Cn नेगेटिव लोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, और एक नेगेटिव 8। 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो किसी में भी 14 इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 3 ही हो। कोई डाउट? तहजीब? नहीं सर। हाँ, ठीक है। अब मान लो तुमने कर दिया O2 2 पॉजिटिव। अब तुम खुद बताओ, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन में कितने होंगे? 16। 16। और 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 14। हाँ, तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होगा। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होगा। और जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा। कोई डाउट? नहीं सर। अब इसके बीच का हो, अगर तुम ये भी तो पूछ सकते हो कि सर आपने तो 14 16 18 बता दिया, अगर किसी में 15 इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। उनका इनके दोनों के बीच का हो जाएगा कितना? अगर किसी का 17 हो तो इन दोनों के बीच का हो जाएगा कितना? और ट्रस्ट मी, ये मेथड क्लास में नहीं सिखाया जाता, और इसकी वजह से एमओटी के 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाते। सारे नहीं होते क्योंकि और चीजें बतानी है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन सोल्व हो जाते। ठीक है। अब तुम पूछोगे सर 17 18 16 15 14 तो ठीक है, अगर कम रहे तो 12 हुए तो तब क्या? बस याद रखना यही मैक्सिमम है 3, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो ऊपर जाते हुए भी इससे कम ही होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। जैसे तुम कार्बन में देखोगे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12। C2 में, यस सर। C2 में 12 होंगे, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो ठीक है, कार्बन कार्बन ऐसे। यस सर। ठीक है, तो तुम पूछोगे सर ये तो 4 बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, इतनी एनर्जी नहीं है इनके पास। नहीं, 2 और 4। हाँ, क्योंकि 4। ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो इनको 4 बनाने चाहिए थे ना। हाँ। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि इतनी एनर्जी ही नहीं है, कि बहुत एनर्जी लगती है इसको बनाने में, बहुत 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 ज्यादा। तो अगर किसी में 13 होंगे तहजीब, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2.5। किसी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लो B2 है, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। अच्छा। और अगर 11 होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। अब इसके क्वेश्चन दिखा दो, यस सर। क्योंकि ये हमने कर तो लिया, इसे क्वेश्चन में तो आने चाहिए। यस सर। पहले इसी ये एमओटी हम करेंगे।
पहले तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा देते हैं उसमें। बॉन्ड एंगल, इसके बाद हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये रहा। अब तुम्हें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर तुम एक एक करके निकालने बैठ गए तो 2 मिनट लग जाएंगे। ये कितना है, 16। एक नॉर्मल ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2। 2। तो 16 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 2। ये हमें दिखा है। यहाँ पे कितने हैं, 15। तो इसका कितना होगा, 2.5। ये 16 थे और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 में कितना हो गया। और ये 18 है, 18 में कितना होगा, बस खत्म। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो तो, इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर तुम वो निकालने लग जाओ एमओटी के हिसाब से, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। ऑक्सीजन का निकालो तो 2pz पहले आता है, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py। इन दोनों का बराबर होता है कि वो पाई है ना। उसके बाद तुम निकालते हो पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड एंड में है एंटी स्टार 2pz। यही होते हैं, है ना। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p x y एंड z एंड देन एंटी। याद रखना, अगर हम एक नॉर्मल लेते हैं उसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग। जैसे पहले वाला 1s है, ये है बॉन्डिंग वाला, इनका बॉन्ड अच्छा बन गया है। बॉन्डिंग अच्छी बनेगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एनर्जी कम होगी। बताओ, कोई डाउट इसमें। कोई चीज जब बॉन्ड बना रही है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, उसको बॉन्ड बनाने में बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है ना। जैसे तुम पहले दिन जाके दोस्त बनाते हो, तो पहले दिन दोस्त बनाते हैं, बहुत कम एनर्जी लग रही है और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि वो नेचुरल वे में बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर तुम सोचो कि अच्छा आज मैं कहीं पे जा रहा हूँ, एक शादी में जा रहा हूँ, आज मैं दोस्त बना के आऊंगा और मेरा दोस्त ऐसा होना चाहिए, तो उसमें तो बहुत एनर्जी लगेगी वो पर्सन ढूंढने में। और क्या पता, क्योंकि तुमने उसी दिन वो अचानक, मतलब क्या बोलते हैं, तुम इतना इंटेंस में ढूंढ रहे हो, उसमें कमियां भी देखोगे फिर, तो हो सकता है वो बॉन्ड भी जल्दी टूट जाए। तो जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, वो बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग का मतलब उतना स्टेबल नहीं है, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड। एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। कोई डाउट, अजीब। पाई बॉन्ड क्या लो ना इसे। ये आपने ना ये पाई, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। और नॉर्मल अगर स्टार नहीं लगा हुआ वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड बनाना आता है। एंटी बॉन्डिंग मतलब बहुत ज्यादा नहीं। चलिए ये बताओ दोबारा, ये जो लिखा है आपने सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s, ये हमारी एनसीईआरटी में कहाँ गया वो, हाँ। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं ऑर्बिटल, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने लिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हम लेंगे तो दो फॉर्म हो सकती है। एक तो बॉन्डिंग, जो आसानी से भर जाते हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम है, इससे ये नीचे है, इनकी एनर्जी कम है। और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग, वो कम स्टेबल होते हैं और उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। देखो, जो शरीफ लोग हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, उनकी एनर्जी कम है। और जो एकदम बहुत ही नॉटी लोग होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उनकी उनको बाद में भरा जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी उनकी कम होती है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जब ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं तो आसानी से बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। लेकिन जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। बताओ, तहजीब, कोई डाउट है इसमें। नहीं सर, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देखते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ। ये सारे एंटी बॉन्डिंग है जिनके ऊपर स्टार लगा होता
जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा होता वो बॉन्डिंग होते हैं, और बॉन्डिंग बहुत आसानी से भर जाते हैं, पहले भरते हैं। स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा नहीं होती, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बॉन्डिंग की, तभी वो पहले भरते हैं। एनर्जी कम। इसलिए अब तुम ये देखो, जिसमें 16 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऐसे भरते हैं, पहले 1s, फिर 2s, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने इसको पिंक इसलिए किया है क्योंकि ये स्पेशल है और इसमें वेरिएशन आएगा। जब मॉलिक्यूल हैवी होते हैं तो 2pz ज्यादा स्टेबल है, सिग्मा 2pz, फिर px py, फिर एंटी, और सबसे कम एंटी 2p। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 15 है या उससे कम है तो 2pz बाद में आता है, इसलिए इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। और ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में, 100%। क्या है, क्या क्वेश्चन ऐसे? क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन 16 या उससे ज्यादा है तो 2pz पहले आएगा px और py के, और अगर 15 या उससे कम है तो px और py के बाद आएगा 2pz। कोई डाउट या इसको एक बार और समझाओ तहजीब? नहीं सर, क्या 15 16 वाला बताना दोबारा क्या था? मोर हम ये देन। बोल रहे हैं, मैं इसको दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हम ये बोल रहे हैं कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम देखते हैं तो ये सारे के सारे जो हम बक्से से भरे हुए थे ना ऐसे, इनको ऑर्बिटल ही बोलते हैं ना। हाँ जी। अब एक ऑर्बिटल में तुमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग एंटी वाले बॉन्डिंग। स्टेबल। एंटी बॉन्डिंग वाले कम स्टेबल होते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। इसलिए अगर तुम 1s बॉन्डिंग वाला और 1s एंटी बॉन्डिंग वाला फिल करते हो तो तुम पहले हमेशा फिल करोगे बॉन्डिंग वाला। क्यों? इसकी एनर्जी कम है, कम एनर्जी दोगे जल्दी से भर जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा चाहिए होती है उसको बाद में भरना। ठीक है, पहले 1s का भरोगे फिर 2s का भरोगे, क्योंकि अगर तुमने लास्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी तो ऐसे लिखते हैं ना, 1s 2s 2p 3x, देन 3p 3d 4s, ऐसे भरा ना। नहीं, 4S पहले आएगा, 3D बाद में आएगा शायद। नहीं रहते हैं, 1s 2p 3p 4p और ये है 3d। तो ये कैसे आएगा? पहले 1s फिर 2s 2p 3s 3p 4s, करेक्ट, 3p 4s, फिर 3d 4p, ऐसे होगा ना। तो हमने ऐसे ही भरा है, पहले 1s भरा, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें भरने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो ये काम कर रहे हैं ना 18 इलेक्ट्रॉन तक ही कर रहे हैं, सारी पीरियोडिक टेबल का नहीं कर रहे हैं। तो हम इससे आगे चाहिए ही नहीं। एक हम कोई डाउट? तहजीब कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो ये एक तो तुम्हें समझ में आया कि ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग वाले हमेशा पहले भरे जाते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन तक अगर तुम्हें भरना है तो याद रखना, ओनली अप टू 18 इलेक्ट्रॉन, आगे नहीं भरते हम। तो कैसे भरें अगर 18 इलेक्ट्रॉन का भरा हो? तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 2s शुरू हो जाएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर एंटी हो जाएगा, उसमें भी 2 आ सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? अब इसके बाद क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने। ये तो कॉमन है सब में,
इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन है 16 या उससे ज्यादा, 16 या उससे ज्यादा, तो पहले तुम लिखोगे सिग्मा 2p z, और फिर तुम्हें पता है पाई 2px और 2py की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि दोनों पाई है, दोनों पी है, बस एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर। एनर्जी की बात कर रहे हैं हम पहले। ओके। और एंड में तुम्हें पता है फिर एंटी वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, तो पाई 2px एंटी पाई 2py, और एंड में सिग्मा एंटी 2pz। तो ये तो होता है जब इलेक्ट्रॉन 16 या उससे ज्यादा हो। बताओ यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 16 से कम है तो उनकी तो एनर्जी कम होगी, तो ये 2px 2py पहले भरे जाएंगे, बस यही फर्क है सारा। अब बताओ और क्लियर हुआ? या तो 15 है या 15 से कम है तो 1s2 कॉमन, एंटी 1s2 कॉमन, 2s2 कॉमन, एंटी 2s2 कॉमन। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया? पाई 2p x और हाँ, 2py पाई पहले आ 2px और पाई 2py पहले आ जाएंगे, और उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा। अब बताओ राजीव, हाँ जी सर ठीक है। हाँ यही जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एनसीईआरटी ने इसको बहुत 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 ज्यादा हाईलाइट किया है, और सारी चीजें सेम है। अब तुम पूछोगे कि सर आपने ये समझा तो दिया, इसका मतलब क्या था? कि जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं ना, तो दो तरीके से होते हैं। अगर वो एकदम परफेक्ट वे में हो रहे हैं तो उसको बॉन्डिंग वाले बोलते हैं, जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना। और अगर वो साइड वाइज हो रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग, तो उतने स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनमें बॉन्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। वही बात है ना, नोकिया के हाथ का तुमने ऐसे देखा है, तो वो हाथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो सिग्मा बॉन्ड है ना। लेकिन अगर उन्हीं हाथ को साइड वाइज रखोगे, हुक नहीं बनाओगे, साइड वाइज रखोगे, तो वो एंटी बॉन्ड। बताओ। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, और सारे को ऐसे ही फील करते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। पर अब आप कह रहे हो टाइम वेस्टिंग सा नहीं है क्या? ये भर के करना? हाँ है, लेकिन कई बार इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, अब क्या करें। और इसमें से 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम खुद सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर। तभी तो मैंने आधा घंटा लगाया। अब आधा घंटा तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पे भी तो लगाना है। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जो रियल फॉर्मूला है, ये देख लो, बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। अब इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इनकी सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, देखने पड़ेंगे बॉन्डिंग वाले कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं। मैं सीधा ही करवा रहा हूं तुम्हें। लेकिन एक तुम्हें याद है कि C2 का स्पेशल केस मैंने बताया था, कि C2 में दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, और वो सिर्फ इसी बात से पता चलता है। कैसे? C2 में कितने कार्बन होंगे तहजीब? तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कार्बन में 6 होते हैं, दो कार्बन में 12। करेक्ट। नहीं। अब इसको फिल करो। पहले सिग्मा 1s2 दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर सिग्मा एंटी 1s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी 2s2, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। 8। हाँ जी। 9 सर। 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब कितने और बच गए? सर पाई 2px 2py। हाँ, अब पाई 2px में दो, और पाई 2py में दो। अब बताओ कितने हो गए टोटल? 12 और 2 4 4 और 2 8। सही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिर्फ पाई में, वो सिग्मा में है ही। सिर्फ पाई में, सिग्मा में है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ दोनों पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है। बताओ कोई डाउट?
नो सर। और अगर यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता जैसे π2p(x1) π2p(y1), तो हम बोलते इसमें एक ही पाई बॉन्ड। दो है तो दो पाई बॉन्ड, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते पाई, क्योंकि फिर 2pz में चले जाएंगे। इसको कैसे करें? देखो पहले बॉन्डिंग वाले गिनो, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग के टोटल कितने हो गए? 8। एक, दो और दो ये पाई वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन है तहजीब? 4। 4, बिल्कुल सही बात है। कैसे? दो तो ये हैं, दो ये हैं। यस सर। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। 1/2। बॉन्डिंग वाले कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं? 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। लेकिन ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर किसकी वजह से आ रहे हैं? इसकी वजह से आ रहे हैं। कोई डाउट? ये तो तुम्हें समझ में आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड। दो बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो बॉन्ड बने हुए एटम के, कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होंगे ऐसे, और दोनों पाई हो, सिग्मा है। एक चीज और पता चलती है इससे, मैग्नेटिक बिहेवियर, कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, वो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ना। अब कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक बिहेवियर? इस चैप्टर में तुम्हें दो टाइप की मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलेंगे। एक होता है डाई मैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक का मतलब है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फुल है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर में प्रेजेंट है, तो वो डाई मैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होता है अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब यहां पे बताओ सारे पेयर में थे? अगर मैं इस टॉपिक को देखूं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में थे, हाँ। इसके भी पेयर में थे, दो थे, हाँ। ये भी पेयर में थे, हाँ। ये भी पेयर में, यस। हमें वैसे एंड में देखना होता है ये दोनों पेयर में है, हाँ। तो बताओ ये डाई मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? डाई मैग्नेटिक। क्या है तहजीब? ये डाई मैग्नेटिक है या पैरा? डाई। डाई मैग्नेटिक। अब यही बस क्वेश्चन पूछते हैं इससे, जब एमओटी लगाते हैं ना, या तो तुमसे ये सीक्वेंस पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, या ये पूछ लेंगे कि पैरामैग्नेटिक है या डाई मैग्नेटिक। और अगर बॉन्ड बिल्कुल, पैरामैग्नेटिक की हाँ एग्जांपल तहजीब, दे दो एक। बिल्कुल। एक क्या दो तीन देंगे, क्योंकि इससे तो 100% क्वेश्चन आएंगे। मैं 8 क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना तुम्हें, तो 8 क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे। दो क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक, दो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि स्टेबल है कि नहीं। जैसे अगर मैं एक हीलियम का मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक में, 2 इलेक्ट्रॉन एक। वेरी गुड। एक हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी डायमैग्नेटिक ही होएगा, देखते हैं। दो के अंदर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे तुमने बोला था। तहजीब में इसका सीक्वेंस कैसे फिल करूं? सिग्मा, 1 सिग्मा 1s2, 1s2। सिग्मा एंटी 1s2, खत्म। 4 ही है, मैंने भर दिए, क्योंकि जो तुम पावर में लिख रहे हो ना वो इलेक्ट्रॉन ही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। अब अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो कितना आएगा? सर हाफ, 0 ही आ जाएगा। हाफ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, 1/2। बॉन्डिंग के कितने हैं? दो। ये पहले वाले दो, और लास्ट वाले दो क्या है? एंटी बॉन्डिंग के। तो क्या आएगा? 0। क्या इनके बीच में कोई बॉन्ड है? नो सर, ये तो क्या ये एक्सेप्शन में स्टेबल भी हो आता सकता है। है? नहीं, एक्सेप्शन नहीं। क्या ये स्टेबल है? नो सर। नहीं, नॉट स्टेबल। अब बताओ, कोई डाउट है? कब नो तहजीब कोई डाउट? नहीं सर। अब मुझे ये बताओ तहजीब कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाई मैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक है। कैसे? कोई तो पेड़ है ही नहीं। पेड़ ही तो है अच्छा, दोनों 1 दोनों। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये अनपेड होते। पेड़ होते हैं, ठीक अब है दोनों सर। इलेक्ट्रॉन फुल हैं तो ये डाई मैग्नेटिक है। ओके। बताओ कोई डाउट? पहले मैंने बता दिया था, इसमें नहीं है। बताओ। और देख लेते हैं ऑक्सीजन का, देख लेते हैं। ऑक्सीजन स्पेशल है। 16 है ना ऑक्सीजन, उसमें तो। देखो
अगर तुम्हें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिखे तो वो तो पक्का पैरामैग्नेटिक है। अब मान लो किसी के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, क्या कभी ये पेयरिंग में हो सकते हैं 15 इलेक्ट्रॉन? कभी नहीं हो सकते। एक तो अनपेयर्ड जरूर होगा, जैसे 14 पेयर में हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा, वो अनपेयर्ड है। तो सारे के सारे ओड नंबर के इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक ही होते हैं, क्योंकि वो कभी भी फुल नहीं हो सकते। तजीब कोई डाउट इसमें? नहीं सर। कि अगर ओड नंबर है तो कभी भी तुम पेयर उनका बना ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास 15 लोग प्रेजेंट हैं तो उनको कभी पेयर नहीं बना सकते। तुम 7 पेयर बना सकते हो, एक बंदा अकेला रह जाएगा, वही पैरामैग्नेटिक बता रहा है तुम्हें। लेकिन अगर इवन नंबर है तो तुम्हें लगेगा ये तो डायमैग्नेटिक होना ही चाहिए। जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास 16 लोग थे, उनमें से क्या बोलते 7 तो पेयर में प्रेजेंट थे और 2 लोग सिंगल सिंगल थे। वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे पेयर, हमारी आपस में नहीं बनती। तो अगर ओड नंबर है तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक है। अगर इवन नंबर है ना इलेक्ट्रॉन के, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, पैरा भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है। ज्यादातर तो डाई ही होगा, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिखाऊं तुम्हें, मजा आ जाएगा देख के कि सर ये कैसे हो गया। और ये भी क्वेश्चन नीट खूब पूछता है और 100% कल एग्जाम में आएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, देखते हैं। अब ऑक्सीजन में तहजीब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। 16। तो 1 सिग्मा 1s2 2, सिग्मा एंटी 1s2 4, 2s सिग्मा 2s2 6, सिग्मा एंटी 2s2 8, है ना। देन क्योंकि ये O2 है तो उसमें 2pz पहले आता है। ये स्पेशल है क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने हो गए? 10। फिर फिर पाई आएगा, पाई 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? हो गए 12 हो गए 12 नहीं नहीं 12 नहीं 14 नहीं हो गए? 14 हो बताओ कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन हमें तो 16 भरने, 2 4 6 8 10 12 और 14। अब भाई 2pz ले आओ सर। अब क्या करेंगे? पाई एंटी 2p x और एंटी 2p y में बराबर ही हो सकते हैं। कभी ये नहीं कर सकते तुम कि एक को तो फुल कर दो, दूसरे को खाली कर दो। एक एक डाल दो ना, एक एक डाल देंगे। अब जब तुमने एक एक डाला तो इससे क्या हुआ? फिर ये क्या ये, पैरामैग्नेटिक बन हाँ क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड है। गया। यस। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि ये पूरे नहीं भरे हुए। अगर यहाँ पे 2 2 होते तो डाईमैग्नेटिक हो जाते। बताओ कोई तजीब डाउट? बॉन्ड नहीं। ऑर्डर भी निकाल लेते हैं इसका। बिल्कुल निकालेंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, इसका कितना है। अगर बॉन्ड, याद रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या नेगेटिव है तो वो तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। तो और अगर फिर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तब वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, तब वो बन सकता है। हाँ, सर अगर 0 है तो पैरामैग्नेटिक पक्का है ना? नहीं नहीं, 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है बॉन्ड ही नहीं बना उनके बीच में। बट तो वो फिर तो हम ये उसके ऐसे बॉन्ड ही नहीं बना उनके बीच में तो वो स्टेबल फिर ही वो नहीं होता। किस में आएगा फिर वो? नहीं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो हमें फिल करके देखने सर ये पड़ेंगे। हीलियम वाला एग्जांपल दिखा दो ना उसमें। क्या? ये है तो डायमैग्नेटिक पर बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 हाँ, आ रहा है ना। हाँ ओके ओके क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के फिल करने से पता चलेगा हमें पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। ओके ओके ओके। अब इसमें देखो, इसमें अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालने? 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। बताओ, एक अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 4 इससे शुरू कर लेते हैं। 10 2 4 10 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं तहजीब? 4। 2 4 5 एंड 6, है ना। 4 तो फुल है और एक लास्ट वाला, लास्ट वाले भी तो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। अच्छा ठीक है।
तो 6 में से 4 गए, कितने रहे? 10 में से 6 गए 4। 2 बॉन्ड ऑर्डर आंसर। कितना होगा इसका? अब देखो, मैंने वो फॉर्मूले से 16 का 2 है तो वो तुम्हें आसान हो रहा है, लेकिन पैरामैग्नेटिक को नहीं बता पाएगा। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे था। ये इसी का क्वेश्चन पूछेंगे। अब तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई तो ये टॉपिक पूरा हो गया एमओटी वाला। अब ये देखो, C2 में 4 इलेक्ट्रॉन है टू इट्स पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हमने C2 का स्पेशल केस देखा था तो इसमें बोला था कि पाई के अंदर, यहाँ पे हम देख रहे हैं पाई के अंदर 2 ये और 2 ये, तो 4 है। बिल्कुल है कि नहीं तहजीब? हाँ जी सर। थे ना? इसने पूछा था कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। H2 पॉजिटिव के अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन होगा? बताओ एक। H2 पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। यस सर। हाँ, कैसे पता चला? एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो H2 में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और H2 पॉजिटिव में क्या होंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। 1। यस। ये भी, ये तो तीनों सही है। अब लास्ट वाला देखो क्या पूछा है इसने। तो इज इट डायमैग्नेटिक? हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें ये पूरी टेबल नहीं बनानी, तुम्हें ये देखना है कि O2 पॉजिटिव में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे और कोई भी ऑड नंबर वाला डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। डायमैग्नेटिक मतलब पेयरिंग। सर ये ऑड हमेशा नंबर में पता है कि ऑड नंबर वाला मैग्नेटिक नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल। होता। देखो, ओके। सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझो कि ऑड नंबर वाला है तो क्या कभी उसकी परफेक्ट पेयरिंग कर सकते हो? नो सर। परफेक्ट पेयरिंग नहीं कर सकते तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, है ना, डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के तो बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक आखिरी टॉपिक करेंगे आज का हम। देखो, इसमें से पूछा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम्हें देखना डी पड़ेगा बॉन्ड ऑप्शन। ऑर्डर। हाँ, वो तो हमने अभी किया है। हाँ, डी ऑप्शन। है ना? लिथियम है। क्यों? इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। जीरो आएगा। अगर तुम लिथियम में देखोगे, एक्सेप्शन भी कह देते हैं हमें। एक्सेप्शन की जगह अगर हम इसको मतलब वो फिल करके देखते तो निकल जाएगा। जैसे लिथियम है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक लिथियम में? तीन। 3। तो 2 में कितने हैं? तो सिग्मा 1s2, सिग्मा NT वन। 1s2, सिग्मा 2s2। बताओ, खत्म हो गया। चार तो बॉन्ड माइनस ऑर्डर इसका हमें निकालना तो हो ये भी जीरो तो बॉन्डिंग के कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं? 2। बस यही तो है एंटी बॉन्डिंग वाला। तो 4 में से 2 गए, 2/1। तो क्या यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है? अब बताओ तहजीब, दूसरे बी में कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं? 0। 2। बताया था ना, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। डी में नहीं पूछा आपने? नहीं नहीं, बी 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 फॉर बॉल। अच्छा ठीक है। ओके। O2 में कितना होगा? 2। O2 में डबल बॉन्ड होता है तो 2। तो किसमें नहीं है बॉन्ड ऑर्डर? ठीक है, बताओ। जो हमने बात की है, क्या नीट ने वही क्वेश्चन पूछे हैं? हाँ जी सर। देखो, अब इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम है और सिर्फ पाई बॉन्ड है। बताओ कौन सा इनमें से? तहजीब, सिर्फ पाई बॉन्ड, सिग्मा है ही नहीं। बेरिलियम। वेरी गुड। एक अब फाइव बॉन्ड। O2 भी डबल बॉन्ड है, देखा है। एक सिग्मा, एक पाई होएगा। ये तो बोला ओनली पाई। और क्या नहीं सर, इनमें से कौन सा है? डी हो सकता। डी ऑप्शन। अरे हमने पढ़ा तो था कार्बन में 2 डबल बॉन्ड होते हैं बस। अभी कार्बन में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि अभी हम करके हटे हैं इसको। कार्बन में सिर्फ, सिग्मा और पाई में कंफ्यूज होगी। सिग्मा वाला सिंगल बॉन्ड होता है ना? हाँ, ये देखो, सिर्फ दोनों पाई होते हैं। कैसे पता चला? यहां से पता चला।
कि पाई में ही है इलेक्ट्रॉन लास्ट के, ठीक है ठीक और यहाँ पे बताया था ना कि ये सिर्फ पाई बॉन्ड होता है, ये खास बात है और किसी में नहीं होता। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उसका क्वेश्चन नहीं किया था T2 वाला, और मैंने बोला था ये एक्सप्लेन होगा सिर्फ। बताओ, जितनी बातें मैंने बोली थी उस सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब बार बार पूछे जा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे एग्जाम में आया तो तुम सीधा कर देना कि देखो C2 में पाई बॉन्ड होते हैं, तुम्हें सोचना ही नहीं। हम यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं तो तुम्हारा एग्जाम में टाइम कम लगेगा। फिर से क्वेश्चन, कौन सा पैरामैग्नेटिक है? बताओ एक अब, इन इन चारों में से। एक तो सर एक तो डी ऑप्शन। डी ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होता नहीं। अच्छा समझ में आया ताजी? हाँ जी, हाँ जी सर। क्यों? अभी हमने बस O2 करके हटा है कि देखो, अगर इवन नंबर ऑफ कार इलेक्ट्रॉन होंगे तो जरूरी नहीं है कि डायमैग्नेटिक हो, पैरा भी हो सकता है। जैसे एक्सेप्ट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, यही स्पेशल केस है। देखो ऑक्सीजन से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पैरामैग्नेटिक है कि नहीं। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर इन्होंने पूछा है। तुम्हें क्या करना है, पहले इनको काउंट करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, कार्बन में, कार्बन में तो 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 होते हैं और पर एक एक रिमूव, नेगेटिव 6। तो 12 हो गए। इसमें कितने हैं? सर 17 15, और ये एक ऐड कर दोगे, तो 15 हो गए हैं। 7 और 6 13 +1 ना। इसमें कितने होंगे? 15। बताओ। मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में होता है? सर नाइट्रोजन में हाँ, कितना? मतलब 14 में होता है, 14 3 का में। होता है। तो और सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ जी। बताओ, क्या बहुत मुश्किल सवाल हाँ था? सर, और कार्बन कार्बन का 2 होता है, क्यों तो पाई क्या, पाई बॉन्ड वाले है तो ना। क्या मैं इसका सीक्वेंस ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे ज्यादा तो 14 वाले का होगा, 14 वाले का, फिर 15 और 13 वाले का सेम होगा, 15 और 13 वाले का सेम होगा 1। 2.5 2.5, ठीक है। है ना। तो NO और CN का बराबर होगा, और उसके बाद सबसे कम होगा CN पॉजिटिव का, क्योंकि 12। कैसे पता चला? 14 अब देखो, तुम खुद सोचो, इसने कितना लंबा एक्सप्लेनेशन निकाला है, निकाला है ना, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको किस वे में लिख रहा हूँ कि 14 इलेक्ट्रॉन वाले का 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 15 वाले का 2.5, 16 वाले का 2, 17 वाले का 1.5, 18 वाले का 1, ऐसे ही 13 वाले का 2.5, और 12 वाले का कितना, 2। अगर मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, तुम्हें कितने की जरूरत है? 14, 13, 15 एंड 12। तुम्हें बस इन चारों की जरूरत है। अब देख लो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बताओ। जो इसने एक्सप्लेनेशन दी है वो ज्यादा टाइम ले रही है या हमारे वाला? ज्यादा इसकी टाइम पे। एक्सप्लेनेशन। मैं अब ये क्वेश्चन है ना देख के कर देता हूँ, मतलब 5 सेकंड में। ऐसा पहले नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि पहले मैं हमेशा इस मेथड से करता था, पहले बॉन्डिंग निकालो, एंटी बॉन्डिंग निकालो, फिर उससे फॉर्मूला पुट करके निकालो। 100 साल। है ना। ये तभी होता है जब तुमने बहुत क्वेश्चन कर लिया, अब तुम मतलब दे देना देना बस एक्सप्लेनेशन। फिर से ये देखो, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? अब बताओ O2 का कितना है, देखने से ही पता चल रहा है। 2 वेरी गुड। जिनका देखने से पता चल रहा है, N2 का कितना है? 3 3। इन दोनों का तो देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है। अब इसमें कितने, 7, 8, और एक माइनस कर दो, 15 2.5। तो 14 आ गया ना इसका। हाँ जी 14 तो है इन ना। दोनों का तो अलग अलग हो गया, क्योंकि इसका 16 है, 16 इसका अच्छा 14 है। इसमें CN नेगेटिव का कितना होगा? 6 + 7 + 1, ये 6 + 8, क्या ये आंसर नहीं होगा? दोनों का 14। यस। तीसरे वाले का देखा, इसका तो 14 है, लेकिन इसका कितना होगा? 17। तो दोनों का अलग अलग है। 1.5। 17 वाले का होगा 1.5, 14 वाले का होगा 3, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे इसका
ये 14 है, ये 15 है, 15 है, तो नहीं दोनों का सर, अलग हो सकता 3 ढाई। है। अब सोचो, अब बताओ कितना लंबा एक्सप्लेनेशन दिया इसने फिर से। यस बस तुम्हें क्या बोला है कि अगर किसी के 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसे N2 में, किसी के अगर 16 इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसे O2 में, जैसे 18 है तो एक बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसे F2 में, और अगर 12 है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसे C2। बस बार बार रिवाइज करोगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिक्यूलर सेम होता है मॉलिक्यूलर। ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे 5 मिनट का ब्रेक, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हाइब्रिडाइजेशन। सर ए ऑप्शन। नहीं हो सकता। सर बी। क्यों? पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम O2H2 को ऐसे लिखोगे, इसके अंदर कैसे करोगे हाइड्रोजन? दूसरा है HCN, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करोगे? लेकिन अगर दूसरा HCN लोगे तो इनके साथ कर सकते हो, है ना? समझ गए? विदाउट कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, है ना? तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे है, तो इनका हो सकता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, सेम के अंदर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? एलिमिनेशन से कर दो। सेलुलोज में तुम्हें अभी बता नहीं सकता क्योंकि सेलुलोज 12th क्लास की बायोमोलिक्यूल में है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं बारहवीं में भी बायोमोलिक्यूल्स है। केमिस्ट्री में। बताओ, हो गया ये 2016। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि लास्ट ईयर डिस्कशन हुआ था कि 2016 का सबसे मुश्किल पेपर था, और 25 का उससे भी मुश्किल आया। आपने कौन सा निकाला था पहली बारी? मैंने पहली बार दिया था सबसे पहले 14 वाला। निकल गया। हाँ, 16 वाले में मेरे मार्क्स आए थे 482। सर आपने सारे पेपर दिए हैं ऐसे तब से? नहीं, मैंने 14, 15, 16, 17 वो 4 दिए थे, और अब 2025 का। ओके। 16 का टफ था या 25 का? 25 का डेफिनेटली टफ था, सबसे टफ था। आपके मार्क्स है। हाँ, सर मतलब अब जो आगे आएंगे वो भी टफ आएंगे? उम्मीद तो है ज्यादा टफ आएंगे, इसलिए तुम, जैसे केमिस्ट्री इस बार आसान आई थी नीट में कंपैरेटिवली, अगले साल टफ आ सकती है, तो जेई के भी हम क्वेश्चन करेंगे साथ, केमिस्ट्री जेई की भी करेंगे। मजेदार है केमिस्ट्री जेई की। हम्म। मॉड्यूल वाली तो घटिया लगती है। बस यही, जैसे, और मैं तो तुम्हें कहता हूँ, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के जेई और नीट के क्वेश्चन लगा लो पीवाई के, मोर देन इनफ। कुछ नहीं करना उसके अलावा, कुछ भी नहीं। पता है क्यों? देखो, यहाँ पे तुम केमिस्ट्री अगर नीट की देख रहे हो, इसमें कितने क्वेश्चन है? 135। ठीक है। अब मैं तुम्हें इसी ऐप में दिखाता हूँ, केमिस्ट्री बैक, बैक जी में जाओ, इसमें जेई के मेंस के क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड में होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग देखो, तो 135 क्वेश्चन थे नीट वाले। जेई वाले के क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक दो दिखा दूंगा जो हमने टॉपिक पढ़े हैं। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट क्या होती है? डायपोल मूवमेंट होते हैं पोलराइजेशन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस किस किस का होगा? अब ये हमें पढ़ना है, ये हमने नहीं किया है। तुम देखो कि नीट के सीधे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये थोड़ा सा और डीप में, लेकिन एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे डायग्राम दिए हुए हैं, डबल
हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी दी हुई है। मैं कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमने पढ़ा है वो दिखाना चाहता हूँ तुम, ताकि तुम कंपेयर कर पाओगे कितना। लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े टफर साइड में तो होते हैं डेफिनेटली। मतलब तुम सीधा, अरे ये देखो, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा? सर एक का। ए का, O2 है ना? और हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसने ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन ए तो है ही पक्का। ए तो सब में है। सी डी ई में से कौन सा होगा? N2 तो नहीं हो सकता। 14 है हाँ, उसके और तो भरे होते हैं। अगर F2 देखें तो 18 है तो उसके भी भरे होते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। सल्फर 32, सल्फर 11, सॉरी क्लोरीन में देखें हम, 35, ये हो सकता है सर, ये ऑप्शन है ए और ई। 35 है ना क्लोरीन। हाँ, ए फ्लोरीन नहीं हो सकता तो सी नहीं हो सकता है ना? तो बचे क्या? ए, क्या बोलते, डी और ई, सल्फर एंड क्लोरीन। तो सल्फर में कितने होंगे? सर सल्फर में 11 होता है। अरे सल्फर में 16 होता है। 16, हाँ जी 16 होते 16 हैं। होता है तो ए और डी होंगे ना, क्योंकि इसमें भी 16, इसमें भी 16। नहीं, एक 16 सल्फर में 16 16 होता है, 32 हो गए ना, 16 ठीक है। है ना? तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बोलते हैं, ए और डी में से कैसे आया? क्योंकि क्लोरीन के जो दो इलेक्ट्रॉन है ना वो आसानी से मिल सकते हैं, उसके लोन पेयर अभी भी बन। अब सोचो, आधा क्वेश्चन तो हो रहा है तुम्हारा ये पढ़ के, लेकिन 18 से आगे हमें दिए ही नहीं हुए न्यूटन। यहाँ पे उससे भी आगे दिए हुए, समझे? और एक दो क्वेश्चन दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सीधा दिखाता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो ये टफर साइड के क्वेश्चन है, मजा आता है इसको करने में कि हाँ, कुछ मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ आसान नहीं कर रहे। हाइब्रिडाइजेशन, हमारी ना हाइब्रिडाइजेशन, एक बुक है उसमें भी थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं। हाँ। मॉड्यूल के अलावा एक अलग बुक है। अच्छा, तो ये बताओ, कार्बन मोनो ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? मोनोऑक्साइड कार्बन का 6, 6, ऑक्सीजन का 8, तो 14 हो गया। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 15 हो गया ना, 15 नहीं 14 है। नाइट्रोजन 7, 7, ऑक्सीजन 8, 15, उसमें से गए 14, तो दोनों 3 है। दोनों 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 6। ऐसा क्वेश्चन। और उसमें ऑप्शन भी नहीं देते, अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं देता है। ऑप्शन नहीं होते इसमें, तुम्हें खुद निकालना है। ब्रेनी लोग कर सकते हैं जी। नहीं नहीं, तो तुम भी तो कर पा रहे हो अब, क्योंकि ये टॉपिक कर लिया है। तो जो टॉपिक हमने अच्छे से कर लिया वो तुम कर पा रहे हो। बस वही बात है कि तुम्हारे करने के बाद इसने यही निकाला होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलो अब देखो ऐसा है इसमें, नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक होगा और बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा? H2, उसका तो नहीं हो सकता क्योंकि वो डाईमैग्नेटिक है, 1s2, है ना? तो पहले तुम क्या कर सकते हो इसमें, वो सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 ऐसे वाला भर सकते हो, और फिर उसमें देख लो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन दोनों भरे गए, सर ये तो हीलियम हो सकता है। हीलियम। हीलियम पॉजिटिव, वो पैरामैग्नेटिक तो है। हाँ। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो उसमें हाफ आएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। 15 का भी अपना 1.5 आएगा पैरामैग्नेटिक। O2 पॉजिटिव का कितना आएगा? O2 पॉजिटिव का आ सकता है नहीं, O2 16 होता है तो ना। मतलब पैरामैग्नेटिक आ सकता है, 1.5 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर भी तो मैच करना चाहिए। हाँ, N2 16 हो जाएगा। O2 पॉजिटिव का कितना होगा, क्या बोलते हैं तहजीब? 17 है। नहीं, और 15, 15, 2.5। 2.5। N2 नेगेटिव का कितना होगा? सर 16, तो 16 टू और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, 2 बॉन्ड ऑर्डर हो टू जाएगा। O2 O2 नेगेटिव का कितना होगा तहजीब? सर इसका 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, पर ये नहीं पता पैरामैग्नेटिक होएगा या नहीं होएगा। पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा। 18 है। हाँ, पैरामैग्नेटिक तो नहीं। 18 का बॉन्ड नहीं और होता पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल भी नहीं होता। 1 होगा।
बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। F2 भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ही है। दोनों O2 सेम ही है। ये क्या Ne2 क्या है? Ne2 नियोन, नियोन 2 तो नियॉन 8 होता है। नियोन में तो होता ही नहीं क्योंकि नोबल गैस है, नोबल गैस में तो बॉन्ड बनते ही नहीं, तो ठीक 1/2 होगा। तो बेरिलियम है। बचा क्या? बोरॉन, सॉरी, B2। B2 बोरॉन होता है ना। कैसे पता चला? भर के बोरॉन, देखो इसको। बोरॉन बोरॉन हो गया 5। दोनों मुझे लिख के दिखाओ, हम जो लिख रहे थे उनमें चल देते हैं। यहाँ पे अगर B2 का भरोगे 1s2 10 हो जाएगा। and 10 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी 2s2, तो 2 पाई 2p(x1) एंड पाई 2p(x(y1)। बताओ। Yes, sir. 1 होगा ना? तो अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसमें कैसे निकालोगे? 1/2 2 upon बॉन्डिंग 6 minus माइनस 12 एंटी बॉन्डिंग। 1/2 बॉन्डिंग के कितने हैं? 6 2 2 6। हाँ, एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं? 4। Yes, बॉन्ड ऑर्डर 1 है और पैरामैग्नेटिक है। बताओ। yes, sir. तो दो मॉलिक्यूल याद रखो जो पैरामैग्नेटिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट B2 है, B2 एंड O2। दिखने में तो लगते हैं कि ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पैरामैग्नेटिक है। अब बताओ, ये क्वेश्चन हो पा रहा है? yes. और इसमें इसमें भी ऑप्शन नहीं थे, बस बताना था कि कितना मॉलिक्यूल पे। पर टाइम ज्यादा मिलता है ना जेई वालों को शायद से। टाइम ज्यादा नहीं था, 2 मिनट। अब ये बताओ, 135 थे उसमें, इस लिस्ट को देखोगे 213 क्वेश्चन है। तो 213 यहाँ पे और 135 वहां पे। इसका मतलब 348, 350 क्वेश्चन मिल गया। इससे ज्यादा क्या करोगे चैप्टर से तुम? तो जब तुम किसी कोचिंग का मटेरियल करते हो ना, उससे अच्छा बस जेई और नीट के क्वेश्चन कर, और कुछ नहीं कर, बस खत्म। तुम्हें डाइवर्सिटी इतनी दे देगा। उसमें PYQs करेंगे हम इसमें, और वो सारे क्वेश्चन देते हैं ना। हाँ, क्योंकि सारी टॉपिक कवर हो जाएंगे ना, और टेस्ट लगा लो बस। क्योंकि जो तुम उनका मटेरियल है ना, वो अच्छा होगा नहीं हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे PYQ है तो अच्छे ही है। मतलब उन्होंने ही बनाया है, उनको ही बनाने आगे। अब सोचो, तहजीब, नीट का पेपर कौन बनाता है? कौन सी NTA। ऑर्गेनाइजेशन? NTA। जे का पेपर कौन बनाता है? समझ गए? खेल खेला। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन दोनों पेपर बना रही है तो बहुत हाई चांस है कि जेई हाँ, लेवल का क्वेश्चन केमिस्ट्री सेम में क्वेश्चन। डालेगा। हाँ जी। और उन्हीं के रेफरेंस, अब देखो ये क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ये PYQs ही रिपीट होते हैं हर बारी, है ना? बहुत बहुत ज्यादा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें तुम क्या करोगे? O2 का 16 है होता है, तो बोर्ड ऑर्डर 2। और O2 नेगेटिव ये का O2 1.5 नेगेटिव है, O2 है, O2 पॉजिटिव है, O2 2 नेगेटिव है। ऐसे ही कर देता मैं तो। वही तो। अब तुम्हें बताने हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूल है। एक है O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? O2 में 16 और बॉन्ड 2 का 12, बॉन्ड ऑर्डर 2 का 15, 15, बॉन्ड ऑर्डर टाई इसमें 17, 1.5, ये भी 17, 18 आ जाएगा ये। और 2 लगाओ ना फिर उसके साथ। माय बैच। 1 बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर सबसे ज्यादा तो अपना, नहीं जी, फिर 17, फिर 18। जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, और मैंने ये ट्रिक बताई थी, अब बताओ काम कर रहा है कि नहीं जो हम
नीट में किया तो वही जेई में भी काम कर रहा है। ये तो है। और इसने क्या क्या सोल्यूशन दिया है? बताओ कितना टाइम लगा हमें इसको करने 2 सेकंड। में? बताओ। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में बस तुम्हें बॉन्ड देखने होते हैं, बॉन्ड और देखते हैं बॉन्ड के हिसाब से तुम ये देख लेते हो कि कितने कि लोन पे और कितने बॉन्ड पे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम ये अभी नहीं करेंगे, काफी टाइम हो गया, तुम भी थक गए होगे दोनों, है ना। रात को भी क्लास वगैरह रखो। आज मैं तो कहता हूँ, आज तुम रहने दो, आज मत जाओ। फिर कल नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? शाम को क्लास रख लो हमें। कितने में? शाम को मैं रखूंगा 5 बजे। आज मैंने जाना है कितने? हाँ, वैसे भी कल टेस्ट भी तो लिखना है। कल टेस्ट तो मैं नहीं लेने जा रहा, मेरा मॉर्फर वो नहीं हुआ पड़ा। नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का जब इस चैप्टर ये करोगे तो मजा आएगा ना कल, कि ये धरा धरा हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे। है ना, कैसे निकालते हैं? बड़ा सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो मैं CS4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, ठीक है, तो तुम्हें पहले देखनी है कि जो तुम्हारा मेन एटम है उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। 4। तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। और चारों के चारों ये बॉन्ड बनाएंगे 4 हाइड्रोजन के साथ, तो कोई फ्री है ही नहीं। तो ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो पहले एस में एक ही होता है, एक बॉन्ड बना लेगा, बचे हुए 3 किस में बनाएंगे। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो ऐसा दिखता है, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। जैसे मान लो हमें PCl5 का दिया जाए, तो फोस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? फोस्फोरस में बताओ कितने होते हैं तहजीब? 18। आउटर 19 19 मोस्ट 19 आउटर 19 मोस्ट 19। शेल में अच्छा फोस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ग्रुप 15 का एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली। हाँ उन्हीं जी। उन्हीं नहीं वो सॉरी, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। उन्हीं एलिमेंट्स होते हैं अरे इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इसका होता है 15। 15। तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी में 5। तो 5 इसकी वैलेंसी है। पांचों के पांचों क्लोरीन ने ऑक्यूपाई कर लिए, तो कैसे ऑक्यूपाई करेंगे? एक एस का कर देगा, पी में मैक्सिमम 3 होते हैं, एक डी में, तो sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर कैसी होगी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे दिखा देता हूँ, बाइपिरामिडल। ये फोस्फोरस है, इसमें 3 क्लोरीन ऐसे लगे हैं, ठीक है। तो ये ट्राइगोन बनी हुई है, एक ट्रायंगल। ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल बनी हुई है ना। और एक लाइन ऊपर चली गई है क्लोरीन, और एक क्लोरीन नीचे आ गया है, तो इसको बोलते हैं बाई पिरामिड। हर क्लोरीन एक पिरामिड जैसा दिख रहा है, एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे। ट्राइगोन मतलब एक ट्रायंगल, और बाई पिरामिड मतलब 2 लाइनें एक ऊपर एक। ये 3D में ही स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तुमने एक हाथ कर लिया, हाथ ट्रायंगल जैसा बना दिया तुम, एक पेन ऊपर रख दो और एक पेन नीचे रख दो, बस यही शेप है ट्रायंगल। कोई डाउट? नहीं सर, अब सर मान लो हम, 5 मिनट वेट करोगे, मैंने अपनी एक कॉल करनी थी। बस मुझे ये लास्ट चीज कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी है टैब में 5%। तो हाँ क्लास जी। भी तुम्हारी 2 घंटे से ज्यादा की होगी है, तो अभी सीधा लेट ही क्लास करेंगे, वो मैं बता दूंगा। आखिरी है H2O। अब ऑक्सीजन इसमें मेन एटम है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 8। पहली सेल में 2, दूसरे में 6, तो 6 वैलेंसी। अब 6 ये बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बना कितने पा रहा है? 8 बॉन्ड बना सकते 6 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि पहले वाला तो फुल हो गया ना, वो तो बॉन्ड बनाएगा नहीं कभी। ये 6 बना सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ये इसकी वैलेंसी है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये इसकी वैलेंसी है 6, 6 ही बना सकता है, बना कितने पा रहे हैं? सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? टोटल है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन,
उसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ काम कर रहे हैं, तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए ना, वो काम नहीं कर रहे। हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर बोलते हैं। ये है लोन पेयर, और जो जहां पे बॉन्ड बन गया उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? 2 तो बॉन्ड पेयर बन गए और 2 लोन पेयर बन गए, उनको टोटल को ऐड कर दो, कितने बने? 4। 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर, टोटल कितने? 4। 4 को कैसे लिखते हैं? 1s 3 की। बताओ हाँ या ना। हाँ जी सर। तो कैसे निकालते? पहले वैलेंसी देखनी मेन एटम की, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 6। इसका ओके। मतलब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन बना कितने रहे हैं? सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये होंगे बॉन्ड पेयर। बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर में प्रेजेंट होंगे तो वो लोन पेयर बनाएंगे 2। ये टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, हमेशा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे कितने बने? 4। 1s 3 की। शेप होनी कैसी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, जैसे मैथेन में होती, CH4 में था, यहाँ पे था ना, ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर आ गए हैं। लोन पेयर आ गए। अभी वी शेप का नहीं दिख रहा है ऐसे, इसको बेंट शेप या वी शेप बोलते हैं। होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बॉन्ड पेयर बस 2 ही है। काफी हो गया है, बट मैंने जल्दबाजी में तो नहीं करवाया कुछ भी। नहीं सर, बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा। तो ऐसा मतलब इसमें से अगर क्वेश्चन आएंगे तो नहीं छोड़ोगे ना? नहीं सर। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ अगर केमिस्ट्री का टेस्ट लिखोगे फुल आउट ऑफ फुल आए, बस मैं ये चाहता हूँ जितना हमने कर लिया उसमें से गलत ना। मान लो 45 में से हमारे करवाए हुए काम में से सिर्फ 20 क्वेश्चन आए, अगर तुमने 20 परफेक्शन के साथ ठीक कर लिए तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारा रिजल्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन तुमने नीट के लिए अच्छा कर लिया। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए 25 क्वेश्चन होंगे ना, उनको हम आगे के लिए पढ़ेंगे, उनको परफेक्ट कर लेंगे। तुम्हें परफेक्शन आ रही है, ना कि तुम मार्क्स के लिए भाग रहे हो। जो टॉपिक मैंने पढ़ा वो अच्छे से आता है, नहीं पढ़ा तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। लैटिस वाला, लैटिस एंथैल्पी, वो क्या था? लैटिस एंथैल्पी वो होती है लैटिस, हाँ बोलो। जिसमें हम एक कोई भी इक्वेशन में से 1 मोल सॉलिड को निकालते हैं कन्वर्शन, गैस कन्वर्शन हाँ, करने के ये लिए। क्वेश्चंस भी थे कुछ, हाँ। ऐसे तो ही होता अब मैं समझाता हूँ लैटिस एनर्जी क्या है। तुम्हारे पास 1 मोल आयनिक है। कंपाउंड है, कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड सॉलिड, जैसे कंपाउंड। NaCl। NaCl एक सॉलिड होता है, नमक है हमारे घरों में, तो एक सॉलिड है, 1 मोल लिया, 1 मोल बनेगा वो कुछ 58 ग्राम। अगर उसको गर्म करोगे तुम और गैस में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे तुमने बोला, हाँ लैटिस। सॉलिड को तुमने गैस में कन्वर्ट किया, लेकिन कौन सा सॉलिड? आयनिक सॉलिड। ये तो इसमें से क्या क्वेश्चन है? तो लैटिस एंथैल्पी किस में ज्यादा होगी, ऐसे पूछ सकते हैं कि जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा, उसमें ज्यादा होगी। तो ये कैसे पता लगेगा? वो मॉलिक्यूल के साइज को देख के पता चलेगा, जिसमें ज्यादा और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, होंगे। हाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देख के पता चलेगा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर को देख हाँ के पता चलेगा। नाइट्रोजन में फिर सबसे ज्यादा हाँ, होएगा। जैसे तुमने देखा बॉन्ड इंथैल्पी डबल बॉन्ड में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। हाँ, 3 में उससे ज्यादा। इनमें ऐसे ही जितना ज्यादा मास लोगे उसको तोड़ना उतना मुश्किल उतना होगा। मुश्किल है। बताओ कोई डाउट नो सर। है जी? कोई डाउट? नहीं सर। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे पास 2-3 घंटे हैं, तो यही टॉपिक पढ़ना है जो पढ़ा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक हाँ क्लास जी। और लेंगे और उसमें हम करवाएंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एंड डाइपोल मूवमेंट। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड डाइपोल मूवमेंट, और फिर तुम्हारा 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो यहीं पे ब्रेक लेते हैं, क्योंकि किसी मूवमेंट बंद सर, हो इसके सकता जो है। आपने अभी कराया, इसके क्वेश्चंस भेज दो। हाँ, क्वेश्चन ये PYQ में भेज देता हूँ, और जो नोट्स करवाए थे वो भी भेज देता हूँ। ठीक ठीक है सर, ओके। है, ओके बाय।